जस्टिस काटजू के बयान का मुद्दा संसद में भी उठा। राज्यसभा में एआईएडीएम के सांसदों ने हंगामा किया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस मामले की जांच की मांग उठाई। सियासत में इस मुद्दे पर घमासान मच गया है। पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू के सनसनीखेज खुलासे के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। पिछली सरकार से जवाब मांगा गया, लोकसभा में कांग्रेस को घेरा गया। जस्टिस काटजू के आरोप बेहद गंभीर हैं, तो सवाल उठता है कि क्या मनमोहन सरकार ने विवाद में घिरे जज को एक्सटेंशन दिलवाया? क्या मनमोहन एक्सटेंशन नहीं देते तो सरकार गिर जाती? काटजू का एक दावा है कि तमिलनाडु के एक जिला जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। इतना ही नहीं, आईबी की रिपोर्ट के बावजूद पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी ने उसे 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहोटी से कहा कि साहब ये मुझे खबरें आ रही हैं, आप मेरी बात पे आप यकीन न करिए, आप अपनी इंक्वायरी आईबी से करवा लीजिए। और उन्होंने करवाई और वो रिपोर्ट आई कि हाँ ये भ्रष्ट है। तब जब आईबी रिपोर्ट आ गई थी तो अब उसको कंटिन्यू करने का कोई औचित्य नहीं था। मगर मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बावजूद लाहोटी साहब ने उस भ्रष्ट जज को 1 साल और का टर्म दे दिया, एडिशनल जज का। दरअसल सरकार को समर्थन दे रही तमिलनाडु की एक पार्टी ने जज को बनाए रखने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर सरकार गिराने तक की धमकी दे दी। आरोप के मुताबिक उस पार्टी ने धमकी देने का वक्त और जगह भी ऐसा चुना कि सरकार तुरंत सख्ते में आ गई। दरअसल पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जाने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। तभी तमिलनाडु के एक नेता ने उनसे कहा कि जब वो न्यूयॉर्क से लौटेंगे तब तक सरकार गिर जाएगी, उनकी पार्टी समर्थन वापस ले लेगी। मनमोहन सिंह सख्ते में आ गए। हालांकि एक सीनियर कांग्रेसी मंत्री ने उन्हें परेशान न होने की सलाह दी। इसके बाद वो जस्टिस लाहोटी से मिले और उन्हें सरकार पर खतरे की जानकारी दी। इसके बाद जस्टिस लाहोटी ने चिट्ठी लिखकर उस जज को एडिशनल जज के तौर पर 1 साल का एक्सटेंशन देने की सिफारिश की। तमिलनाडु की जो पार्टी थी जो कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, उसके मंत्रियों ने कहा मनमोहन सिंह जी से कि जब तक आप लौटेंगे आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि हम समर्थन वापस ले लेंगे आपकी गवर्नमेंट से, क्योंकि आपने उस भ्रष्ट जज को कंटिन्यू नहीं किया। इस पर जो मुझे खबर मिली, मनमोहन सिंह बहुत घबरा गए। मगर एक सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा आप घबराइए नहीं, आप जाइए, मैं मैनेज कर लूँगा। इस एडिशनल जज को अगले चीफ जस्टिस सबरवाल ने एक और कार्यकाल दिया। इसके बाद अगले चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने उसे स्थायी जज नियुक्त कर दिया। हालांकि उसका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो गया। जस्टिस काटजू का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने आईबी रिपोर्ट के आधार पर उस जज को आगे नियुक्त न करने की सिफारिश केंद्र की यूपीए सरकार को भेजी थी, लेकिन सरकार के दबाव में इस निर्णय को बदल दिया गया। कांग्रेस काटजू के खुलासे की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। सवाल उठता है कि क्या मनमोहन सरकार तमिलनाडु की उस पार्टी के दबाव में काम कर रही थी? क्या आईबी की रिपोर्ट की अनदेखी कर उस जज की नियुक्ति की गई? सवाल जस्टिस काटजू पर भी उठता है कि वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे, उन्होंने पहले इसका खुलासा क्यों नहीं किया। आज तक ब्यूरो। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जस्टिस काटजू न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। सवाल ये है कि उनकी सरकार जाने के बाद भी कई ऐसे कारनामे हैं जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सैयद अंसारी ने जस्टिस काटजू से पूरे मामले पर बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए राज में सरकार को बचाने के लिए एक भ्रष्ट जज को मद्रास हाईकोर्ट में प्रमोशन दिया गया। जस्टिस काटजू, अब कांग्रेस ये कह रही है, उल्टा आप पर सवाल दाग रही है कि इतने दिन बाद आपने ये खुलासा क्यों किया? पहले ये बात आपने क्यों नहीं बताई? अब आपको ये बात बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है बेटर लेट देन नेवर। सवाल ये नहीं है कि मैंने पहले ये खुलासा क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये खुलासा सही है कि गलत है, इसका जवाब दें जिसको देना हो। ये महत्वपूर्ण है कि जो मैंने बातें कही हैं ये सही हैं कि नहीं सही हैं, इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने पहले क्यों नहीं कहा, आप क्यों कह रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा महत्व मैं नहीं समझता। जस्टिस काटजू, जब आपने शिकायत की थी सीजेआई से आईबी
की इंक्वायरी हुई थी, आपने जो बातें कही थी, आईबी ने अपनी इंक्वायरी में उन बातों को सही माना था, भ्रष्ट माना था जज साहब को, उसके बाद भी अगर उन्हें वहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया तो तब आपने कुछ किया था या नहीं? देखिए, तब मेरे हाथ में था नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो हाई कोर्ट का जज था। मैंने सारी जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उनको मैंने जानकारी दे दी। अब उनके हाथ में है क्या करें ना करें। उन्होंने एक अनुचित काम किया कि 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया उस भ्रष्ट जज को। उसके बाद वो रिटायर हो गए लाहौटी साहब। दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबरवाल साहब, उन्होंने भी शायद 2 बार एक्सटेंशन दे दिया। फिर सबरवाल साहब रिटायर हुए और के.जी. बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्होंने तो उनको कंफर्म कर दिया उस भ्रष्ट जज को, हालांकि ट्रांसफ़र कर दिया। यानी 3 चीफ जस्टिस ने इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई तो क्या सवाल उठता है उसको आगे जज रखने का। बिल्कुल, तो जस्टिस काटजू ऑफ इंडिया ने ये गलत काम किया, बिल्कुल गलत काम किया। जस्टिस काटजू, ये बताइए कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार जब आईबी रिपोर्ट दे रही है कि ये जज भ्रष्ट है, उसे 2 बार आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसे आप परमानेंट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्या मजबूरी थी सरकार की? देखिए, मजबूरी ये थी कि उस भ्रष्ट जज को बहुत सॉलिड सपोर्ट था एक तमिलनाडु के एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का। क्योंकि उस लीडर को ये एडिशनल जज जब डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको बेल दे दी थी जी, और भी कारण होंगे। मतलब वो पॉलिटिकल लीडर सॉलिड सपोर्टर थे इस भ्रष्ट जज के। तब जब कोलिजियम 3 जज कोलिजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट जजेस के लिए, वो 3 जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी, सबरवाल और उमापाल। उन्होंने आईबी रिपोर्ट देखकर गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट जज पाया गया आईबी से जी। तो जब ये गवर्नमेंट में पहुंची तो वो पॉलिटिकल पार्टी एलआई थी, कांग्रेस की, यूपीए गवर्नमेंट थी। सर, जस्टिस काटजू, आप मेजॉरिटी नहीं थी उसका लोकसभा खुलासा करना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टी का? हालांकि अंदाजा हम लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अरे आप सब मालूम है आपको। उसके जब मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु की पार्टी थी और सेंटर में एलआई थी कांग्रेस का। आपको और बताने की देखिए हम भी होती अकल समझ हम भी रहे हैं। देखिए नाम हमारे भी जहन में आ रहा है। देखिए, सबको नहीं, जहन में नहीं आना चाहिए। आपको समझ लेना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो सपोर्ट कर रही थी तमिलनाडु की पार्टी। यानी हर चीज में आप लोग ऊट पटांग की बात सवाल पूछते हैं। नहीं, देखिए, ये सवाल नहीं, सवाल आप बता नहीं रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी। सबको मालूम है। अच्छा, तो वो क्या हुआ जो मैंने सुना है, ये यहाँ तक तो मेरी पर्सनल जानकारी है, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी से कहा कि भाई खबरें आ रही हैं कि बड़ा घोर भ्रष्टाचार कर रहा है, और मेरे सुझाव पे उन्होंने आईबी इंक्वायरी सेटअप की और उसने रिपोर्ट दी कि भ्रष्ट है। आईबी ने रिपोर्ट दिया कि भ्रष्ट है। और तब लाहौटी साहब ने मुझे दिल्ली से चेन्नई टेलीफोन किया, मैं चेन्नई में था, चीफ जस्टिस था, और कहा कि हाँ साहब, आपकी बिल्कुल सही बात पाई गई कि वो भ्रष्ट है। तब उसके बाद मुझे ताज्जुब हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। तो मुझे जो मालूम हुआ कि इस वजह से किया क्योंकि मनमोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे थे न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने। वहाँ पर ये तमिलनाडु की पार्टी जो एलआई थी सेंटर में, सेंट्रल कांग्रेस की जी, उसके किसी मंत्री ने कहा मनमोहन सिंह से कि आप जब तक लौटेंगे आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप इस भ्रष्ट जज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह घबराए, मगर एक सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने, जो मुझे जानकारी मिली, कहा मनमोहन सिंह से कि आप घबराइए नहीं, जाइए, मैं संभाल लूंगा। सर, आप उनका नाम भी लेना नहीं चाहेंगे? मिनिस्टर ने जाके वो मिनिस्टर ने जाके लाहौटी साहब से कहा कि साहब बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तब लाहौटी साहब ने चिट्ठी लिख दी कि 1 साल एक्सटेंड करो टर्म उसका, जो कि बिल्कुल अनुचित था। जबकि आईबी रिपोर्ट आ गई है तो कोई औचित्य नहीं था। सर, उस वक्त ये तमाम आईबी की जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, आईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी, आपकी सीजेएस से बात हो गई, ये मीडिया में उस वक्त खबर नहीं आई थी, लोगों को इसकी भनक नहीं लगी थी, ये मामला उठा नहीं था उस वक्त? देखिए, यही तो चीज़ है कि कई चीज़ें
मीडिया में नहीं आती हैं जुडिशरी के बारे में। अब मैं जब उठा रहा हूँ तो आप कहते हैं पहले क्यों नहीं उठाया? अरे भाई उठा तो जी, पहले किसी ने इस तरह की चीज़ उठाई है, और जनता को नहीं मालूम होना चाहिए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जनता को नहीं मालूम होना चाहिए, सब चीज़ दबा दीजिए। सर जनता के लिए एक आम इस देश के नागरिक के ईमानदार लिए, जज भी हैं इस देश के नागरिक के लिए अगर सबसे ज़्यादा ईमानदार कोई संस्था इस वक्त हमारे देश में है तो वो न्यायपालिका है। सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं कोई तो वो जज है। ये गलतफहमी में मत रहिए, आप ये गलतफहमी में मत रहिए। जैसे समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं वैसे न्यायपालिका में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये कहना कि न्यायपालिका सबसे ईमानदार है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक रहा हूँ न्यायपालिका में, मैंने पाया अच्छे भी ईमानदार जज भी हैं, भ्रष्ट भी जज हैं, दोनों किस्म के हैं। और कितना परसेंटेज है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जी, उसके बाद जस्टिस काटजू, आपको लगा तो होगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने भ्रष्ट जज को हटाने की कोशिश की है और सबके सामने इस बात को रखा है, उसके बाद भी अगर उन्हें 2 बार एक्सटेंशन मिलता है, परमानेंट किया जाता है, तो आपको तकलीफ़ तो सर हुई होगी काफ़ी। देखिए तकलीफ तो हुई, मगर मैं क्या करता बताइए, मैं जितना मैं कर सकता था मैं इतना ही कर दिया, और तो कोई करता भी नहीं इतना। मैंने जाके क्योंकि उनको लोगों को मालूम था कि एक बड़े तमिलनाडु के लीडर जो कि कांग्रेस के एलाई हैं सेंटर में, उनका समर्थन उस भ्रष्ट जज को। फिर भी मैंने जाके बताया लाहौटी साहब को कि साहब ये भ्रष्टाचार हो रहा है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया जी, बाकी सब इन लोगों के हाथ में था। मगर 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत काम किया सर। इसका मतलब एक्सटेंशन दिया, जबकि लेकिन सर क्या हम ये माने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नहीं 3 मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका पर भी सरकार का, सत्ताधारी पार्टी का असर होता है और उसके बिना वो न्यायपालिका भी कुछ नहीं करती है। नहीं, देखिए असर हो सकता है। देखिए नेता लोग तो हमेशा अपना असर डालना चाहेंगे न्यायपालिका पे। ये डिपेंड करता है कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लोधा हैं, उन पर कोई असर नहीं कर सकता है, वो बड़े ईमानदार आदमी हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, असर नहीं कर सकता। मगर ऐसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया 3 हुए जिन पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, मैंने तीनों का नाम लिया। तो मतलब तो ये हुआ सर, जी बिल्कुल आपकी बात से जाहिर होता है। मतलब ये हुआ सर कि अगर नेता, अगर सत्ताधारी पार्टी चाहे तो वो केसेस के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि हर केस में करते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा, मगर कभी कभी कोशिश कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कौन वो व्यक्ति है जो उस पद पे है। अब मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट था, मैं आपको बताऊं अपना निजी तजुर्बा जी। मुझे उस टाइम 49 जज की स्ट्रेंथ थी मद्रास हाई कोर्ट की, अब तो 60 हो गई, और 26 जजेस थे, यानी करीब आधे वैकेंसीज चल रही थी। मुझे 20-22 अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करने थे। जयललिता ने कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला, कभी नहीं कहा कि इसका नाम भेजो जजी के लिए, कभी नहीं जी। और इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना मुझ पे दबाव डालने की कोशिश करी, हालांकि मैं दबाव पे सरेंडर नहीं किया, मगर बार बार उनके प्रतिनिधि आते थे एक लिस्ट लेके, और मैंने इंक्वायरी कराई। वो जो नाम थे उनमें से ज़्यादातर तो कभी अदालत में दिखाई नहीं देते थे, नेवर सीन इन कोर्ट्स। वो तो टेक्निकली एनरोल हो गए थे, 15-20 साल एज ए लॉयर बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लिया जी। मगर वो नाम वो कभी वकालत नहीं करी उन्होंने, और वो उनके पार्टी के आदमी थे, और पूरा मकसद था कि मद्रास हाई कोर्ट में भर दो अपने आदमियों को ताकि कंट्रोल हो जाए अपने हाई कोर्ट पे अपने आदमियों का, अपनी पार्टी। मतलब ये हुआ, मैंने सरेंडर नहीं किया। जी आपने बिल्कुल, ये हम दाद देते हैं आपकी इस बात की और आपके इस जज्बे की। लेकिन मतलब ये हुआ जस्टिस काटजू कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को न्यायपालिका में रखती हैं अपने फायदे के लिए, रखने की कोशिश करती हैं। देखिए रखने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये डिपेंड करता है कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। अगर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्रेशर को रेजिस्ट करेगा तो नहीं हो पाएगा। ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति पे, उस पद पर नहीं। पद पे अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है।
तो ये डिपेंड करता है। ऐसे लोग हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल प्रेशर से दब जाएं और वो कर दें, नेताओं के इन्फ्लुएंस में आ जाएं और ऐसे अपॉइंटमेंट्स कर। लेकिन जस्टिस काटजू, हम ये समझते हैं कि आप जैसे दृढ़ निश्चयी, आप जैसे पॉलिटिकल प्रेशर के आगे न झुकने वाले जज काफ़ी कम होंगे। क्या आपका ये मानना है नहीं, जस्टिस काटजू कि इस तरह के कुछ, चलिए ज्यादा नहीं तो कुछ जज ऐसे हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में झुकते हैं और उनके कहने से अपॉइंटमेंट्स करते हैं? देखिए, मैंने कहा कुछ हाँ ऐसे करते हैं, मगर परसेंटेज मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं अच्छे जजेस जो प्रेशर में नहीं आएंगे। जैसे अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस लोधा, मैं जानता हूँ उनको, वो मुझसे जूनियर थे सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, दबाव में नहीं आ सकते हैं। जस्टिस काटजू, हम आपसे बातचीत और लंबी करना चाहते हैं, बहुत सारी और बातें आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद जस्टिस काटजू से हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जस्टिस काटजू ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पसंद के जजों को रखवाने के लिए प्रेशर डालती हैं, कोशिश करती हैं।